अगर किसी आम नदी के पानी को सालों तक एक बॉटल में बंद करके रख दिया जाए ना, तो उसमें काई जम जाएगी, मतलब वो पानी सड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी आम पानी खराब हो ही जाता है। लेकिन एक जलधारा ऐसी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता, और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल जैविक प्रक्रिया है। सही कहा, और बात सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। हाँ, कागजों पर या यूं कहें कि कानूनी तौर पर इस नदी को एक जीवित इकाई यानी एक लिविंग ह्यूमन का दर्जा प्राप्त है। इस बात की गहराई का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। जब नदियों की बात होती तो दिमाग में आमतौर पर बहते हुए पानी या किनारों की एक भौगोलिक तस्वीर ही उभरती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे तंत्र की बात कर रहे हैं जिसका अपना एक जैविक रहस्य है, जो अपना रास्ता खुद चुनता है और जिसके अपने कानूनी अधिकार भी हैं। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये एक पूरा जीवन चक्र है। तो डायमंड एकेडमी 245 पर आज की इस डीप डाइव में हम भारत की जीवन रेखा यानी गंगा नदी तंत्र का 3D मैपिंग और संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ भूगोल समझना नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये 2525 किलोमीटर लंबी नदी अवैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भारत की रीढ़ क्यों है। तो चलिए फिर उसी रहस्य से शुरू करते हैं जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था। इसका पानी खराब क्यों नहीं होता? डायमंड एकेडमी के नोट्स में इसका बहुत स्पष्ट कारण दिया गया है। हाँ, उसमें सारा क्रेडिट बैक्टीरियोफेज को दिया गया है। अगर इसे एक आसान एनालॉजी से समझें तो क्या ये कहना सही होगा कि ये नदी के अंदर लगा हुआ एक इनबिल्ट प्राकृतिक वाटर प्यूरिफायर है? वाटर प्यूरिफायर कहना एक हद तक ठीक है, लेकिन ये कोई मशीन या फिल्टर नहीं है। ये असल में एक माइक्रोस्कोपिक स्तर का जैविक युद्ध है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जो हर सेकंड पानी के भीतर चल रहा है। जैविक युद्ध? हाँ, बैक्टीरियोफेज कोई रसायन नहीं है, बल्कि विशिष्ट प्रकार के वायरस होते हैं, और इनका एकमात्र काम होता है उन हानिकारक बैक्टीरिया को ढूंढना जो पानी में सड़न पैदा करते हैं। अच्छा, तो ये वायरस उन बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं? बिल्कुल, ये वायरस उन बैक्टीरिया की कोशिकाओं में घुस जाते हैं, अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर उस बैक्टीरिया को फाड़कर बाहर निकाल आते हैं। हिमालय की जड़ी बूटियों के साथ मिलकर ये बैक्टीरियोफेज पानी में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कभी पनपने ही नहीं देते। अरे वाह, ये तो विज्ञान की किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसीलिए शायद 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। हाँ, यही इसके अद्वितीय होने का एक बड़ा कारण है। लेकिन डायमंड एकेडमी के नोट्स पढ़ते हुए मुझे जो सबसे बड़ा झटका लगा वो इसके उद्गम को लेकर था। बचपन से हम यही सुनते आए हैं ना कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन नोट्स देखकर मैं पूरी तरह उलझ गई। अगर गंगोत्री से भागीरथी निकलती है तो फिर गंगा का असली जन्म कहाँ होता है? मतलब क्या ये सिर्फ एक नाम का खेल है? नहीं, ये सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक विशाल जल तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया है। देखिए, हिमालय कोई एक पहाड़ तो है नहीं, वो पर्वत श्रृंखलाओं का एक अत्यंत जटिल ढांचा है। हाँ, वो तो है। वहां से ढेरों जलधाराएं निकलती हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से जो विशाल जलधारा निकलती है वो भागीरथी है, लेकिन सिर्फ एक धारा पूरे गंगा तंत्र को नहीं बना सकती ना। इसके लिए अलग अलग घाटियों से आ रही नदियों को मिलना पड़ता है। और यहीं पर वो यूपीएससी वाली ट्रिक काम आती है जो नोट्स में दी गई है, बनकर देव, BNKR देव। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। पहली नजर में ये सिर्फ पंच प्रयाग के नाम याद रखने का एक फॉर्मूला लगता है, लेकिन असल में ये उन जगहों का नक्शा है जहां ये जलधाराएं एक दूसरे में समाहित होती हैं। हाँ, और इस ट्रिक के पीछे का भूगोल बहुत दिलचस्प है। इसमें मुख्य धमनी जो है वो अलकनंदा है, जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। अब बनकर देव को डिकोड करें तो सबसे पहले बी से विष्णु प्रयाग आता है, जहां अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है, राइट? बिल्कुल। पहाड़ों के तीव्र ढलान से तेज वेग में आ रही धौली गंगा मुख्य अलकनंदा से टकराती है। फिर एन से नंद प्रयाग में नंदाकिनी आकर मिलती है। फिर के से कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी। हाँ, और आर से रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। हर एक संगम पर पानी का वेग, उसका रंग और उसमें मौजूद जो गाद है यानी सिल्ट, उसकी मात्रा बदल जाती है। और अंत में आता है देव यानी देव प्रयाग। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये वो बिंदु है जहां अलकनंदा और भागीरथी फाइनली एक दूसरे से मिलती हैं। एकदम सटीक। और यहाँ इन दोनों का वेग और आयतन इतना विशाल होता है कि अब इन्हें अलग अलग नाम से नहीं पुकारा जा सकता।
यहीं से ये संयुक्त जलधारा गंगा कहलाती है। हाँ, देवप्रयाग में आकर दो अलग अलग घाटियों का पानी एक शांत लेकिन बहुत ही विशाल स्वरूप ले लेता है। और पता है, पहाड़ों के इसी दुर्गम सफर में इंसान ने इस ऊर्जा को काबू करने की कोशिश भी की है। अच्छा, वो कैसे? भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना, हाँ। और इन दोनों के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। ओहो, तो टिहरी बांध वहीं पर है। बिल्कुल, पहाड़ों से आ रहे पानी की उस असीमित गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वहां बिजली पैदा की जाती है। तो ये तो हुई पहाड़ों की बात। अब उस बिंदु पर आते हैं जहां ये नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में उतरती है। हाँ। हमने शुरुआत में कहा था कि 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जहां इसे एक जीवित मानव का दर्जा दिया गया। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि न्यायालय का नजरिया भी यही था कि ये कोई निर्जीव संपत्ति नहीं है। सही बात है। अगर हम इस विशाल अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को देखें, तो ये किसी पेड़ की शाखाओं जैसा कम, बल्कि मानव शरीर के वैस्कुलर सिस्टम या रक्त वाहिकाओं जैसा ज्यादा लगता है। ये एनालॉजी काफी सटीक है। एक मुख्य धमनी है और दाएं बाएं से दर्जनों नसें इसमें जीवन भर रही हैं। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहां इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हाँ, ये 2525 किलोमीटर का सफर है और इस तंत्र को जीवित रखती हैं बाएं और दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियां, यानी ट्रिब्यूटरीज। नोट्स में इन सहायक नदियों को बहुत अच्छे से बांटा गया है। पहले अगर बाएं तट की बात करें तो वहां से मुख्य रूप से हिमालय से आने वाली नदियां मिलती हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। बिल्कुल, और इनमें गोमती थोड़ी अलग है क्योंकि वो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील से निकलती है, यानी मैदानी इलाके से। लेकिन इन सब में मैंने पढ़ा कि कोसी नदी की कहानी बहुत खौफनाक है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब हिमालय से आने वाली एक नदी इतनी तबाही कैसे मचा सकती है? इसका मुख्य कारण पानी नहीं है, बल्कि उस पानी के साथ आने वाली गाद है। गाद मतलब सिल्ट? हरा। कोसी नदी नेपाल के ऊंचे और बेहद खड़ी ढलान वाले पहाड़ों से उतरती है। जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो वो पहाड़ों को काटता हुआ भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी लेके आता है। तो फिर मैदानों में क्या होता है? जैसे ही कोसी बिहार के एकदम सपाट मैदानी इलाके में पहुंचती है, पानी की गति अचानक कम हो जाती है और गति कम होने से वो भारी गाद नदी के ही तल में जमा होने लगती है। अच्छा, तो वो रास्ता ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल, कुछ ही समय में नदी का अपना रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है और जब रास्ता बंद होता है तो पानी का दबाव किसी नई दिशा में नदी को मोड़ देता है। रातों रात नदी अपना मार्ग कई किलोमीटर खिसका लेती है, जिससे अचानक भयानक बाढ़ आती है। बाप रे, यानी नदी अपनी ही मलबे में फंसकर कोई नया रास्ता तोड़ लेती है। ये तो प्रकृति की शक्ति का एकदम अनियंत्रित रूप है। हाँ, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। और अगर हम दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो वहां से यमुना और सोन जैसी विशाल नदियां आ रही हैं। यमुना तो खुद 1376 किलोमीटर लंबी है। हाँ, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसी अपनी पूरी नदियों की सेना लेकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। लेकिन नोट्स में सोन नदी को लेकर एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक तथ्य है। प्राचीन ग्रंथ मुद्रा राक्षस में सोन नदी को हिरण्यवाह कहा गया है। इसका क्या मतलब है? हिरण्यवाह का संस्कृत में अर्थ है स्वर्ण वहन करने वाली, यानी सोना ढोने वाली नदी। सच में? सोना? हाँ, देखिए, बाएं तट की नदियां हिमालय से आती हैं, जो एक युवा पर्वत है, लेकिन दाएं तट की नदियां जैसे सोन वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, पेनिनसुलर प्लेटो से। अच्छा, जो कि बहुत पुराना भूभाग है। बिल्कुल, और खनिजों से भरा है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि अमरकंटक से निकलने वाली इस नदी की रेत में सोने के कण बहकर आते थे। अरे वाह, ये तो सच में अद्भुत है। एक तरफ हिमालय की गाद और दूसरी तरफ पठारों के खनिज। जब ये अलग अलग नदियां आपस में मिलती हैं तो पानी की तासीर ही बदल जाती होगी। बिल्कुल बदल जाती हैं। तो जब ये विशाल नदी मैदानों से होकर गुजरती है तो हरिद्वार वो पहला स्थान होता है जहां ये पहाड़ों को छोड़ती है। हाँ, हरिद्वार में आकर इसका वेग थोड़ा शांत होता है। फिर इसके बाद कानपुर आता है, जो इसके किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है,
और कानपुर ने तो इस पानी का पूरा इस्तेमाल अपने औद्योगिकरण के लिए किया है। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सीधा असर वहां दिखता है। फिर प्रयागराज, जहां यमुना के साथ वो ऐतिहासिक महासंगम होता है, और वाराणसी, जो दुनिया के सबसे पुराने आध्यात्मिक शहरों में से एक है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि शहर सिर्फ नदियों के किनारे बसते नहीं हैं, वे नदी के भूगोल से अपना आकार लेते हैं। जैसे वाराणसी के घाटों की विशिष्ट संरचना वो गंगा के धनुषाकार बहाव के कारण ही संभव हो पाई है। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। लेकिन जैसे जैसे हम इन शहरों को पार करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं, तो इस पूरे तंत्र का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद इंजीनियरिंग हिस्सा सामने आता है, फरक्का बैराज। हाँ, फरक्का बैराज का जिक्र किए बिना गंगा तंत्र को नहीं समझा जा सकता। मैंने फरक्का बैराज के बारे में कई बार पढ़ा है कि ये नदी को दो हिस्सों में बांट देता है। एक धारा हुगली बनकर पश्चिम बंगाल में रह जाती है और दूसरी मुख्य धारा पद्मा या मेघना बनकर बांग्लादेश में चली जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक बहती हुई इतनी विशाल नदी को इस तरह बीच से चीरने की जरूरत ही क्या थी? इसका जवाब गाद या सिल्ट की उसी समस्या में छिपा है जिसकी हमने कोसी नदी के वक्त बात की थी। अच्छा, कैसे? देखिए, कोलकाता बंदरगाह समुद्र से सीधा नहीं जुड़ा है, वो हुगली नदी के किनारे है। समय के साथ नदी धीमी होने के कारण हुगली में बहुत ज्यादा गाद जमा हो रही थी, जिससे बड़े जहाज बंदरगाह तक नहीं आ पा रहे थे। तो क्या उस गाद को हटाने के लिए पानी मोड़ा गया? बिल्कुल। फरक्का बैराज इसीलिए बनाया गया ताकि गंगा के मुख्य प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा जबरदस्ती हुगली की तरफ मोड़ा जा सके। इसका उद्देश्य था पानी के तेज बहाव से उस गाद को फ्लश करके समुद्र में ढकेलना। तो क्या ये सफल रहा? इंजीनियरिंग के नजरिए से तो ये कारगर रहा, लेकिन इसने बांग्लादेश जाने वाले पानी को कम कर दिया और पूरे इलाके के इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बदला हुआ पानी अंत में जहां पहुंचता है वो एक और भौगोलिक अजूबा है, सुंदरवन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, डेल्टा असल में नदी का वो अंतिम पड़ाव है जहाँ वो समुद्र से एक प्रकार का युद्ध लड़ रही होती है। युद्ध? हाँ, 2525 किलोमीटर की यात्रा के बाद नदी पूरी तरह से थक चुकी होती है, उसका वेग खत्म हो जाता है और वो अपने साथ लाई गई सारी मिट्टी और गाद को वही मुहाने पे बिछा लेती है। और उसी से वो छोटे छोटे द्वीप बनते हैं। बिल्कुल, ये गाद एक विशाल पंखे के आकार में द्वीपों का निर्माण करती है। यहीं पर मीठे पानी और समुद्र के खारे पानी का टकराव होता है, जिससे मैंग्रोव के वो घने जंगल पनपते हैं जो चक्रवातों से पूरे बंगाल की रक्षा करते हैं। अमेजिंग। तो अगर हम इस पूरे चित्र को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ एक नक्शा नहीं रह जाता। डायमंड एकेडमी के नोट्स में इसे आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम कहा गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सच है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तर भारत का जो पूरा मैदानी इलाका है, जहां देश का सबसे ज्यादा अनाज उगता है, वो इसी नदी द्वारा बिछाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का ही परिणाम है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल। और खेती के अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को ही देख लीजिए। प्रयागराज से हल्दिया तक नदी के रास्ते माल ढुलाई की जाती है। बिल्कुल, पानी के जहाजों से माल भेजना सड़क या रेल की तुलना में बहुत सस्ता होता है। अगर ये नदी तंत्र न हो तो उत्तर भारत का पूरा आर्थिक ढांचा ही ढह जाएगा। और अर्थव्यवस्था के साथ आस्था का वो पहलू जुड़ा है जिसकी तुलना दुनिया में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। हाँ, भारत में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो पवित्र माता है। प्रयागराज और हरिद्वार का महाकुंभ, जहां अंतरिक्ष से भी इंसानों की वो भीड़ नजर आती है। वाराणसी और ऋषिकेश की वो भव्य गंगा आरती। जब कोई उस पानी में डुबकी लगाता है तो वो सिर्फ नहा नहीं रहा होता, वो भारत की संस्कृति से जुड़ रहा होता है। लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक तरफ असीम आस्था और दूसरी तरफ विनाश। आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इस जीवनदायिनी पर संकट इतना गहरा है कि इसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। जिस जीवित मानव ने करोड़ों को जीवन दिया, वो खुद आज आईसीयू में है। प्रतिशत हिस्सा गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। और ये प्रदूषण सिर्फ कोई एक चीज नहीं है। हाँ, कारखानों से निकलने वाला वो औद्योगिक कचरा जो पानी के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को इतना बढ़ा देता है कि पानी में ऑक्सीजन बचती ही नहीं है। फिर अनट्रीटेड सीवेज और किनारों पे जमे प्लास्टिक के पहाड़। और इस प्रदूषण का सबसे दर्दनाक असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। डॉल्फिन, उन पर क्या असर हो रहा है? एक जीवित तंत्र कैसे अपने ही अंगों को मार रहा है,
ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, गंगा डॉल्फिन इवोल्यूशन के कारण जन्म से ही अंधी होती हैं। वे देखने के लिए आंखों का नहीं बल्कि इकोलोकेशन का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ध्वनि तरंगों का, जैसे चमगादड़ करते हैं। बिल्कुल सही। वे पानी में आवाज निकालती हैं जो शिकार या रास्ते से टकरा कर वापस आती है और वे अपना रास्ता तय करती हैं। लेकिन आज नदी में बड़े बड़े जहाजों के इंजनों का इतना शोर है, ड्रेजिंग मशीनों की गड़गड़ाहट है कि इस ध्वनिक प्रदूषण ने पानी के भीतर एक ऐसा अंधापन पैदा कर दिया है कि इन डॉल्फिन्स का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, वो रास्ता भटक कर मर रही है। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी प्रगति के शोर ने एक पूरी प्रजाति का जीवन खतरे में डाल दिया है। हालांकि सरकार ने 2014 में नमामि गंगे योजना शुरू की थी, जिसमें बहुत काम हो रहा है। हाँ, घाटों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी लग रहे हैं ताकि गंदे पानी को साफ करके ही नदी में डाला जाए। तो क्या ये प्रयास काफी है? लेकिन डायमंड एकेडमी के नोट्स एक बहुत कड़वी सच्चाई को रेखांकित करते हैं। कोई भी सरकारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक लोगों के व्यवहार में बदलाव ना आए। मतलब जन जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है। बिल्कुल। जब तक कारखाने गुपचुप तरीके से रसायन बहाते रहेंगे और आस्था के नाम पर लोग किनारों पर प्लास्टिक छोड़ते रहेंगे, कोई भी तकनीक इस तंत्र को नहीं बचा सकती। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा की, बैक्टीरियोफेज के उस माइक्रोबायोलॉजी से लेकर गंगोत्री के ग्लेशियरों तक। हाँ, पंचप्रयाग की उस तेज गति से लेकर सुंदरवन के शांत डेल्टा तक। हमने देखा कि कैसे कोसी अपना रास्ता बदलती है, कैसे फरक्का बैराज ने नदी को दो हिस्सों में बांटा और कैसे ये नदी भारत की अर्थव्यवस्था और आस्था दोनों का भार उठा रही है। और ये सारी जानकारी अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर टिक जाती है। हमने इस चर्चा की शुरुआत में बात की थी कि 2017 के हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार गंगा कानूनी रूप से एक जीवित मानव है। हाँ, उसे एक इंसान के बराबर कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो अगर वो एक जीवित इंसान है तो रोजाना बिना सोचे समझे उस इंसान की नसों में कारखानों का जहरीला रसायन इंजेक्ट करना और टनों के हिसाब से प्लास्टिक कचरा उसके गले में ठूसना, क्या ये सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण का मामला है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, क्या तकनीकी रूप से इसे किसी जीवित इकाई पर अटेम्प्ट टू मर्डर या उसके मानवाधिकारों का हनन नहीं माना जाना चाहिए? ये कोई भूगोल का नहीं बल्कि हमारी नैतिकता का सवाल है, जिस पर सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल विचार कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की डीप डाइव। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। सुनते रहिए और सोचते रहिए।